सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्थ पैराडाइज के सीजन नंबर 2 का सेकंड एपिसोड। बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आजा को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से एक इविल मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता और वो सडनली गाबेमारू के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। ये सब देख के अपने गाबेमारू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी नीपो ब्लेज टेक्निक का यूज करता है और आजा को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो आजा रहता है ना वो अपने टेंटिकल की मदद से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है गाबेमारू के अटैक से। अब वापस से जो अपना आजा रहता है ना वो अपने टेंटिकल्स की मदद से गाबेमारू के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करना चालू कर देता है। अपना जो गाबेमारू है ना अब वो अपने पंचेस की मदद से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो आजा के अटैक्स थे ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जो अपना गाबेमारू है ना वो अपनी टेक्निक नीपो एस्थेटिक ब्लेज का यूज करता है और आजा के चारों तरफ एक फायर का टॉर्नेडो बना देता है। फिर वहां पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से भी अपने आजा को कुछ डैमेज नहीं पहुंचा था। तभी उस मोमेंट पर आजा को ऐसा फील होता है कि वो एक डार्कनेस वाले वर्ल्ड के अंदर कैद हो चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो गाबेमारू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गाबेमारू कहीं दिख नहीं रहा था। तभी उसे सामने छोटा सा इल्यूजन दिखता है गाबेमारू का, जिसको देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस इल्यूजन की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। और प्रेजेंट टाइम में जो आजा रहता है ना वो अपने टेंटिकल्स के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ गाबेमारू के ऊपर अटैक करे जा रहा था। वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था, वो बिल्कुल रहम नहीं खा रहा था अपने गाबेमारू के ऊपर। तभी थोड़े दूर में जो तामिया रहता है ना वो भी ये फाइट देख रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि गाबेमारू इतना ज्यादा वीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गाबेमारू जो है वो अपने ताव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी उसे मे बताती कि गाबेमारू ने अपनी ताव का छोटा सा पार्ट लूज कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी ताव को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहा है। फिर हमें गाबेमारू को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गाबेमारू रहता है ना वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। अगर ये आगे बढ़ा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी और मुझे मेरी जान की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर पे कोई मेरी राह नहीं देख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो गाँव से कोई दूसरा निंजा आके मुझे रिप्लेस कर देगा। मेरा यहाँ पर काम सिर्फ इतना है कि मुझे जितने हो सके उतने ऑब्स्टिकल मेरे रास्ते से कम करने हैं, और अगर मैं ऑब्स्टिकल कम करते हुए मर भी जाऊँ तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी गाबेमारू को ऐसा फील होता है कि उसे कोई चीज रोक रही है मरने से, और ये चीज उसकी वाइफ होती है। लेकिन गाबेमारू अभी अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज है जो उसे मरने से रोक रही है। तभी जो अपना आजा है ना वो गाबेमारू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देख के जो गाबेमारू है ना वो अपना डिस्ट्रैक्शन पीछे छोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो भी आगे बढ़ जाता है। गाबेमारू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है ना उसकी बॉडी से ब्लड और ज्यादा लीक होने लग जाता है, उसकी इंजरी और ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अपना जो गाबेमारू रहता है ना वो रुकता नहीं है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है आजा के ऊपर, और उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़े दूर में ये जो फाइट है ना वो अपना तोमा भी देख रहा होता है, और तोमा ये सब देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मेरी भाई की ये जो हालत है ना इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग होता ना तो मेरा भाई ऐसे मॉन्स्टर बन के नहीं फाइट कर रहा होता। और ये सब सोच के जो अपना तोमा है ना वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ पूरी तरीके से आजा के ऊपर जो डार्कनेस थी ना वो हावी हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर अटैक कर रहा है। वो अंधाधुंध अटैक किए जा रहा था गाबेमारू के ऊपर। तभी उसे ब्रदर साउंड सुनाई देता है, जिसको सुन के जो अपना आजा रहता है ना वो रुक जाता है और अपनी आंखें खोल के देखता है। आजा ने अनजाने में अपने भाई के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो अपना टोमा रहता है ना वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। टोमा अपनी इंजर्ड हालत में बोलता है भाई अब बहुत हो गया, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस तुम नॉर्मल हो जाओ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ये सब सुन के जो अपना आजा रहता है ना वो भी इमोशनल हो जाता है और वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। तभी गाबेमारू को ये एक वीकनेस दिखती आजा की, तो वो सोचता है कि मुझे इनके ऊपर अटैक करके इन दोनों को अभी खत्म करना होगा। तो वो अपनी नीपो ब्लेज टेक्निक के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी दूसरी तरफ जो मे रहती है ना वो गाबेमारू की ऐसी हालत देख लेती है और वो समझ जाती है कि गाबेमारू अभी काफी ज्यादा वीक है। अगर उसने एक और अटैक किया ना तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
सो जो मे रहती है ना वो अपनी पावर का यूज करती है और उस जगह पे एक लैंडस्लाइड ला देती है, जिसकी वजह से वो जो लैंड है ना वो पीसेस में टूट जाता है, जिसकी वजह से गाबेमारू उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और गाबेमारू दूसरी तरफ गिर जाता है। आजा भी अपने भाई को ऊपर वाले लैंड के ऊपर फेंक देता है और खुद उस खाई के अंदर गिर जाता है। दूसरी तरफ अपनी पावर यूज करने की वजह से जो मे थी ना वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी, तो वो अनकॉन्शियस होकर वहां पर गिर जाती है। वहां पर अपना तामिया और फूजी भी आते हैं और ये दोनों ही लोग जब अपनी मे को देखते हैं ना तो मे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक अडल्ट फीमेल के अंदर। तो उसको देख के ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते कि इसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की कब। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टेंसन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी सागेरी और यूजुरिहा है ना वो वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है और बुद्धा की मूर्तिज है ना उनको देख के काफी ज्यादा शौक थी कि यहाँ पर कितने परफेक्शन के साथ मूर्ति बनाई गई है। अब वो लोग ये सोचते कि अगर हमें जिंदा रहना होगा ना तो ये जगह हमें जल्दी से जल्दी छोड़नी होगी। सो वो लोग यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो लोग जैसे ही टेंसन पैलेस का गेट क्रॉस करने वाले होते हैं ना तभी उन्हें सामने से आते हुए दिख जाती है अपनी गाबेमारू की टीम। गाबेमारू की हालत को देख के जो सागेरी थी ना वो काफी ज्यादा शॉक थी। वो उन लोगों से पूछती गाबेमारू के साथ हुआ क्या और तुम लोगों के साथ ये टोमा क्या कर रहा है और तुमने इसके हाथ पे रस्सी क्यों बांध के रखी है। तभी फूजी बोलता है कि ये सब चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि सेंता किधर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। तभी उसकी बात काटते हुए अपना होको बोलता है कि क्या मैं तुमने अभी अपनी पावर्स यूज करी। सो ये सब सुन के जो अपना फूजी रहता है ना वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि पेड़ का टुकड़ा बात कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा यूनिक चीज हुई। अब होको उन लोगों को बोलता है तुम लोग वाकई में बहुत पावरफुल ह्यूमंस हो, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, तुमने यहाँ तक कि एक टेंसाई को भी मारा है। वाकई में मुझे मानना होगा कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सेंता की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फूजी रहता है ना वो उसकी ग्रेव के सामने खड़ा होता है और उसको एक मेमोरी याद आती है उसकी और सेंता की। और यही सारे मोमेंट्स को याद करके जो अपना फूजी रहता है ना वो वहाँ पर काफी ज्यादा रोता है। अब यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इन लोगों की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना शियोन रहता है ना वो बोलता है देखो अब हमारे पास समय काफी ज्यादा कम बचा है, हमारे पास लोग भी अभी कम है, तो हमें ये जगह जल्दी से जल्दी खाली करनी पड़ेगी। तभी सागेरी उसे रिप्लाई में बोलती है अभी हमारे पास जगह बदलने का समय नहीं है, गाबेमारू की हालत काफी ज्यादा खराब है और जो मे है वो तो पूरी तरीके से बदल चुकी है, मुझे उसकी हालत देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। शियोन वापस से बोलता है लेकिन एक चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा गम रहेगा कि हमने हमारे बहुत सारे लोगों को खो दिया यहाँ पर। तामिया उसे टोकते हुए बोलता है जब हमने इस आइलैंड के ऊपर आना डिसाइड किया था ना तभी बहुत सारे लोगों की डेथ निश्चित हो चुकी थी। सो तुम्हें ये सारी चीजें सोच के निराश नहीं होना चाहिए। और रही दूसरी चीज, हमें इस बंदे का क्या करना चाहिए। इस बंदे ने तुम्हारी सोसाइटी को बिट्रे करने की कोशिश करी, इसने हमें तक बिट्रे करने की कोशिश करी। अगर मेरे बस में रहता ना तो मैं इसे अभी मार डालता। तामिया तो अपनी तलवार निकाल के पूरी तरीके से रेडी हो गया था तोमा को मारने के लिए, लेकिन तभी सागेरी उठ के खड़ी होती है और वो अपनी तलवार पकड़ के बोलती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को यहाँ से मरने नहीं दूंगी, हम सब लोग यहाँ से जिंदा वापस निकलेंगे। तामिया उसे रिप्लाई में बोलता है ये लड़की तो दमदार निकली। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने अपनी तलवार पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तभी यूजुरिहा चिल्लाते हुए बोलती है तुम दोनों ही वहाँ पर लड़ना बंद करो, अभी हमें गाबेमारू के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है अभी। तभी पीछे से शियोन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, इस बंदे ने काफी ज्यादा फाइट करी है, जिस कारण जो इसकी बॉडी है ना वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और इसकी जो ताव है ना वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा किसी भी मोमेंट में मर सकता है। तभी यहाँ पर फूजी भी आ जाता है। फूजी बताता है इन लोगों को वैसे तो मैंने गाबेमारू की बाहरी चोटों को ठीक करने की कोशिश करी है, लेकिन जो उसकी इंटरनल इंजरी है ना वो काफी ज्यादा है और मैं उसकी टाव एनर्जी को भी ठीक नहीं कर पाया हूँ। तभी गाबेमारू भी होश में आ जाता है और वो इतने सारे लोगों को सामने देख के शॉक हो जाते हैं कि ये सारे लोग है कौन। तभी सागेरी उसके पास जाती है और उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो गाबेमारू। गाबेमारू उसका हाथ झटक देता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम अकेला रहने दो। तभी पीछे से मुंडी डालते हुए अपनी यूजुरिहा बोलती है इसके बिहेवियर के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी मुंहफट था अभी भी मुंहफट है। तभी सागेरी बोलती है तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। गाबेमारू बोलता है मेरा नाम गाबेमारू और मैं एक हॉलो हूँ। तभी जो अपना गाबेमारू है ना वो सडनली सागेरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो शियोन और अपना फूजी रहते हैं ना वो सही टाइम पे सागेरी के सामने आ जाते हैं और उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी सागेरी बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि गाबेमारू ने उसकी टाव का बहुत ज्यादा पास लूज कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त तक भूल चुका है। तभी जो अपना शियोन रहता है ना वो गाबेमारू की टाव एनर्जी देखने की कोशिश करता है और उसे ये समझ आता है कि गाबेमारू की जो टाव एनर्जी है ना वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और उसने अपनी टाव एनर्जी का बहुत ज्यादा पार्ट लूज कर दिया है।
वो सागेरी को बोलता है, सागेरी तुम सही बोल रही हो, इस बंदे ने इसकी टाव एनर्जी का बहुत ज़्यादा पार्ट लूज कर दिया है। ये सब सुन के जो अपनी सागेरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने मन के अंदर सोचती कि हम जब से इस आइलैंड के ऊपर आए ना, गाबेमारू कंटिन्यूस बस फाइट करे जा रहा है, वो एक भी सेकंड का रेस्ट नहीं किया उसने, बस वो लड़े जा रहा है, बस लड़े जा रहा है, जिस कारण उसे इतनी ज़्यादा चोटें लग चुकी है ना कि उसकी बाहर की बॉडी से खून बाहर आ रहा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए, उसकी टाव एनर्जी तक डैमेज हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके जो अपनी सागेरी रहती है ना वो अपने गाबेमारू की तरफ आगे बढ़ रही होती और उसे बोलती कि तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वहीं दूसरी ओर जो गाबेमारू है ना वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़की के ऊपर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका मन रहता है ना वो उसको इस लड़की के ऊपर अटैक करने से रोक रहा होता है। तभी जो सागेरी रहती है ना वो पूरी तरीके से गाबेमारू के पास पहुंच जाती है और गाबेमारू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन जो गाबेमारू रहता है ना वो उसका हाथ झटक देता है, जिसको देख के सागेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्वार्ड से गाबेमारू को पीछे धक्का दे देती और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब वो गाबेमारू को बोलती कि अब तुम पूरी तरीके से शांत रहोगे और मुझे जो मेरा काम है ना वो करने दोगे। इनडायरेक्टली सागेरी को ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है, क्योंकि जो सागेरी रहती है ना वो अपना रिवेंज ले रही होती है। जैसे गाबेमारू उसके ऊपर बैठा था ना सीजन 1 में, वैसे ही अब सागेरी उसके ऊपर बैठ के अपना रिवेंज भी ले रही है। अब धीरे धीरे करके जो अपनी सागेरी रहती है ना वो अपनी टाव एनर्जी गाबेमारू की टाव एनर्जी के साथ जोड़ती है और उसकी बॉडी को हील करने की कोशिश करती है। अब दूर से जो तामिया है ना उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सागेरी कर क्या रही है गाबेमारू के साथ। तो तभी जो मे रहती है ना वो उसे बताती कि जो सागेरी है ना वो अपनी ताव एनर्जी गाबेमारू के अंदर ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से गाबेमारू की जो बॉडी है ना वो हील भी हो जाएंगी और उसकी टाव एनर्जी रिकवर भी हो जाएंगी। तभी श्योन बोलता है, लड़की तुमने बिल्कुल सही बोला, ये दोनों ही जो लोग हैं ना ये एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो ताव एनर्जी का फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब धीरे धीरे करके जो गाबेमारू है ना उसकी बॉडी हील होने लग जाती है और गाबेमारू को महसूस हो रहा था कि वो ठीक हो रहा है। तभी सागेरी बोलती है, गाबेमारू तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें तुम्हारे एक चाहने वाले के लिए घर लौटना होगा, तुम्हें तुम्हारी याददाश्त को याद करना होगा वापस से। और इतना सुनने के बाद गाबेमारू को उसकी वाइफ की एक मेमोरी याद आ जाती है और गाबेमारू की जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आजा को दिखाया जाता है जो कि एक ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है। वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को रीजनरेट करता है और वापस से उठ के खड़ा होता है। वो उसके मन के अंदर सोच रहा होता है कि टाव एनर्जी होती तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब मुझे इसको सही ढंग से ट्रेन करना है और इसके अंदर मास्टरी लेनी है। तभी उसके आइट साइड में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनको देख के जो अपना आजा है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके मन के अंदर सोचता है अब आएगा मज़ा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गाबेमारू के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर घुस रहे होते हैं, जहाँ पर जो यूजुरिया रहती है ना वो बोलती है, मुझे जो टेंशन है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इन लोगों को हम कितना भी मारे ये मरते ही नहीं है, ये लोग एक इमोर्टल गॉड के जैसे बस जिंदा ही रहते हैं। तभी श्योन बोलता है, गाबेमारू तुम भी तो एक टेंशन के साथ लड़े थे ना, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो बताओ हमें भी। गाबेमारू बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैंने एक टेंशन के साथ फाइट करी थी गेट के बाहर। ये सुन के सागेरी को एक छोटा सा रिलीफ मिलता है कि गाबेमारू की जो मेमोरीज है ना वो उसे याद आ रही है। और गाबेमारू बोलते हुए कंटिन्यू करता है, देखो मैं उन सारी चीज़ों के लिए भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो चीज़ मैंने याददाश्त भूलने के बाद तुम लोगों के साथ करी, तो तुम लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने तो ताओ एनर्जी को अभी इस्तेमाल करना चालू किया है और मेरी ये हालत हो चुकी है। और रही बात टेंशन की, वो तो शुरुआत से ताओ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो सोचो वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी यूजुरिया बोलती है, देखो अगर तुम लोग मेरी बात मानो ना तो मेरा ये मानना है कि हमें ये आइलैंड को जल्दी से जल्दी छोड़ के चले जाना चाहिए। यह आइलैंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें नहीं पता है कि हमारी मौत कब किस मोड़ पे हो जाए। सो मैं तो इतना ही कहूँगी कि हमें ये आइलैंड छोड़ देना चाहिए। गाबेमारू उसे बोलता है, देखो मैं किसी भी हालत में आइलैंड को छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा गोल ये है कि मुझे अमृत को प्राप्त करना है और अमृत की वजह से ही मैं मेरी वाइफ से मिल सकता हूँ, तो मेरे लिए आइलैंड छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी यूजुरिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, गाबेमारू तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुम तुम्हारे वाइफ के चक्कर में पागल हो चुके हो, तुम्हारी वाइफ सिर्फ एक इल्यूजन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इवागाकुरा का जो गांव का हेड है ना उसने तुम्हें गेंजित्सु के अंदर डाल के रखा है, जिसमें वो तुम्हें इल्यूजन दिखा रहा है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारी वाइफ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम ये बात जल्दी से समझ जाओ, इसमें ही हमारी भलाई है। गाबेमारू से रिप्लाई में बोलता है, तुम गलत हो, मेरी वाइफ जरूर एग्जिस्ट करती है, मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूँ। यूजुरिया उसे बोलती है, क्या तुम प्रूव करके बता सकते हो कि क्या तुम्हारी वाइफ एग्जिस्ट करती है। गाबेमारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करे और प्रूव करके बताए कि उसकी वाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बोलना शुरू करता है। उसकी जो आइज़ थी ना वो नेचर के समान खूबसूरत थी, उसकी जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी, उसका टच मुझे इतना ज़्यादा वार्म और जेंटल फील होता था ना, ऐसा लगता था कि मैं हेवेंस के अंदर हूँ।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी उसकी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। और एक और ज़रूरी चीज़, मेरी वाइफ का नाम यूही है। सो ये सब सुन के जो सागिरी है ना, वो भी बिलीव कर लेती कि जो गाबेमारू की वाइफ है ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ये सब सुन के जो अपना तामिया रहता है ना, वो बोलता है मानना होगा, वाकई में तुम एक सच्चे मर्द हो। तुमने अपने आप को इतनी भारी इंजरीज दी और उसके बाद तुम कंटिन्यूस फाइट करते रहे, वो भी सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। ये बात प्रूव करती कि तुम कितने पावरफुल मेल हो। गाबेमारू, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आज़ा को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने आज़ा ने वो सारे मॉन्स्टर्स की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। उसी मोमेंट पर अपने आज़ा के पीछे एक टेंशन आ जाता है। वो टेंशन बोलता है, क्या बात है, एक और आउटसाइडर आ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्या तुमने मुडान को मार डाला। So with this guys, we have completed our episode number 2 of Hell's Paradise. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।